बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैलेंज स्टूडेंट्स, आज लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है जी। इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी में हम ये देखेंगे कि एक तो है ना हमारी अर्थ की ग्रेविटी, जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल ग्रेविटी कह सकते हैं। ठीक है। और एक हम जब जो जितने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब स्पेस में जाते हैं तो उस वक्त उनकी ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वहाँ पे वो वेटलेस होते हैं। तो वहाँ पे उन्हें अपने अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्पेस में गए हैं स्पेस शटल के थ्रू, तो उन्हें अपने कामकाज को कंटिन्यू रखने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से जनरेट की जाती है वो भी हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से जनरेट की जाती है। तो ये हमारे पास एक लेट्स सपोज एक स्पेस शटल या स्पेस स्टेशन कह लें, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और पहले हम थोड़ा सा इसके थ्योरी का देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे इस टॉपिक में क्या कहा गया और हम किस तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बुक में, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस सैटेलाइट देयर विल बी नो फोर्स दैट विल फोर्स एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द spacecraft. If the satellite is to stay in orbit over extended period of time, the weightlessness may affect the performance of the astronauts present in the spacecraft. ठीक है कि स्पेस क्राफ्ट जो होता है उसके अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं कोई किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे, तो उनको अपने रोज़मर्रा के जो काम काज हैं अपनी, जिस तरह हम ज़मीन के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी है तो हम अपने ये सारे काम काज कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्हें अपने मामूल के काम करने के लिए एक ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और वो ग्रेविटी किस तरह से जनरेट की जाती है वो भी हम देखते हैं और उस ग्रेविटी को हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है, हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि ये जो स्पेस शिप है या स्पेस क्राफ्ट है इसको हमने अपने एक्सिस के अराउंड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है या क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बुक में क्लॉकवाइज घुमाया, इस तरह से आपने अब ये एक्सिस इसका अपने एक्सिस के अराउंड इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, अब घुमाने से क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नीचे स्ट्रक्चर है, अब ये नीचे बंदे हैं और ये सारे का सारा स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है। जब आप इसको घुमाएंगे एक्सिस के अराउंड तो जितने भी लोग हैं इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है। वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब उसको हम कहते हैं वो उसकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अभी थोड़ी देर में हम ये सारा मैकेनिज्म देखेंगे, वो फोर्स किस तरह से जनरेट होती है और वो फोर्स किस तरह से एक्ट होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कह रहे हैं। अच्छा, अभी हमने ये देखना है कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी से इस स्पेसक्राफ्ट को घुमाया जा रहा है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देखनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सेंट्रिपिटल इक्वेशन की। जाहिर बात है जिस वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब उस एक्सेलरेशन को हम जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं उसकी इक्वेशन ये होती है AC is equal to R omega square. Consider a spacecraft of this space as shown in figure. The outer radius of the spacecraft is R and it rotates around its own central axis with the angular speed omega. ठीक है जी। अब अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अराउंड, एक्सिस के अराउंड, तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, AC is equal to R ओमेगा स्क्वायर। ये इसकी इक्वेशन होगी। अच्छा, अब हमें पता है जो ओमेगा है ये एंगुलर कांस्टेंट है और ये एंगुलर कांस्टेंट है और इसकी इक्वेशन होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो टी इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेस, तो पी इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड से मतलब है कि जितने टाइम के अंदर स्पेस क्राफ्ट एक चक्कर अपना मुकम्मल करता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन है ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, बाकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ ये दिखाता हूँ। ये हमारे पास है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर 2 पाई ओवर टी और होल स्क्वायर। ठीक है। ये सिर्फ इस ओमेगा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की और ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ए इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की। तो इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेलरेशन को। अच्छा, अब हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी, हमने बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिस फ्रीक्वेंसी से हम जो स्पेस क्राफ्ट है उसको रोटेट करवा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, वो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये एक्सप्रेशन होता है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड।
अच्छा, अब एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन है 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1/t f के इक्वल है। अब ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है 4 पाई स्क्वायर r, इसको आप साइड पे लिख लें और 1/t को इस तरह साइड पे लिख लें। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लें 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ स्क्वायर के। ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ स्क्वायर के। 1/t² इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ पे 1/f² को आप यहाँ पे पुट कर दें, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r एफ स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये रिलेशन बन गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर r। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनेगी और यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये आपके पास इसकी फाइनल फॉर्म बन जाएगी फ्रीक्वेंसी की। ये एक फ्रीक्वेंसी की फाइनल इक्वेशन बन गई। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई ए सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ए सी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के इक्वल हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, 1/2 पाई जी डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन बनेगी फ्रीक्वेंसी की, ये फार्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी से हम अगर उस स्पेस क्राफ्ट को घुमाएंगे तो जो हमारे पास ग्रेविटी ज़मीन के ऊपर है ना, वही ग्रेविटी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट में भी होगी। चलिए अब इस डायग्राम पे आते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर ये एक बंदा खड़ा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट जी, मैं आप 1 मिनट के लिए ज़रा वेट करें, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है ये वाली, और इसके अंदर ये कोई बंदा खड़ा है। तो अब हमने इसको इस तरह से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस के अराउंड। अच्छा, अब देखिएगा, आप जरा खुद सोचें कि अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो आप इसको घुमा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, तो जैसे जैसे घुमाएंगे क्या होगा, ये जो बंदा है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो नीचे की जानब बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये तेजी के साथ घूमेगा ये फोर्स क्या होगा, ये जो भी शख्स फोर्स नीचे, वैसे तो अगर ये स्टेशनरी खड़ा है तो फिर क्या होगा, ये बंदा इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करेगा जो उसके वेट की वजह से है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं फोर्स, तो क्या होगा, इस बंदे की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बढ़ती जाएगी, उसी को हम ग्रेविटी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए फोर्स ऑफ मैन, ठीक है, जो नीचे की जानब है, और ये क्या है, फोर्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो कि अपवर्ड लग रही है। फोर्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट है जो कि अपवर्ड है, और ये है फोर्स ऑफ मैन जो कि वो नीचे इस सतह के ऊपर लगा रहा है, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है। अच्छा, अब अगर हम इसी स्पेस क्राफ्ट को अपने एक्सिस के अराउंड इस तरह से घुमाते जाएं तो क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ मैन है, जो इस बंदे की वजह से जो सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लग रही है या स्पेस क्राफ्ट पे जो फोर्स लग रही है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा इसकी स्पिन रेवोल्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ये घूमेगा, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। तो हमने बेसिकली काम ही ये करना है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच करे। जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी अर्थ अपने स्पिन एक्सिस के अराउंड घूम रही है, उसी फ्रीक्वेंसी से ही ये सैटेलाइट क्या होना चाहिए, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये अपने एक्सिस के अराउंड उसी फ्रीक्वेंसी से घूमना चाहिए, ताकि हमारे पास जो जितनी ग्रेविटी, नेचुरल ग्रेविटी अर्थ पे प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ही ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट में भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। सिर्फ ये सारे का सारा काम है। अच्छा, दूसरी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, डब्बा है कोई भी, और यहाँ पे कोई भी, ये अज्यूम कर लें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई जानदार है इस डब्बे के अंदर, या ये अब ये कह लें कि यही है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई ह्यूमन है। ठीक है, अगर आप इस डब्बे को एक रस्सी से बांधते हैं और एक रस्सी से बांध के क्या करते हैं, आप ऊपर लेके जाते हैं इस तरह, आप जितनी स्पीड से आप ऊपर लेके जाते जाएंगे, जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है इस डब्बे के अंदर, उसको लगेगा कि उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितनी तेजी के साथ आप ऊपर लेके जाएंगे ना इस डब्बे को, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, वो इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो भी अर्थ यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, वो यहाँ बैठा है, वो नीचे की जानब पुश होने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो नीचे की जानब होने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब एक तो एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को ये हो, जो भी ये बॉक्स है, डब्बा है, अगर आप इसको नीचे की जानब इस तरह से मूव करवाते हैं, अच्छा, अब अगर आप इसको नीचे की जानब इस तरह से मूव करवाते हैं इसी बॉक्स को, तो क्या होगा, ये वाला जो बंदा है इसको ऐसा लगेगा कि इसका जो वेट है ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और ये सारे का सारा मैकेनिज्म आपने अभी पिछले 1 या 2 टॉपिक्स में स्टडी किया है, जिसको वेटलेसनेस एंड ग्रेविटी के नाम से जो टॉपिक है। ठीक है, वेटलेसनेस या आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल ये भी थी कि अगर आप एक एलिवेटर में खड़े हैं, तो क्या होगा, अगर वो एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, तो आपका वेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जिसको अपेरेंट वेट हमने कहा था। और अगर वही एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे की जानब वो मूव करेगा, तो फिर क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही मैकेनिज्म इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी होता है। स्पेसक्राफ्ट में भी ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप इसको अपने स्पिन एक्सिस के अराउंड इस तरह से या इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होगा कि इनके ऊपर एक ये नीचे की जानब फोर्स लगाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि इनका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, और वेट के बढ़ने को ही हम ग्रेविटी कह रहे हैं। समझ आ गई इस बात की? तो सिर्फ ये मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी में। ठीक है जी, तो ये सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाई गई है। ये हमारे पास कोई सैटेलाइट है और ये उसका आउटर रिम है, या उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर ये नहीं नज़र आ रही है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आप अपने बुक में देखिएगा, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लोग कुछ बंदे बैठे हुए हैं, अगर आप इसको अपने एक्सिस के अराउंड ही इस तरह से घुमाएं, तो क्या होगा कि ये वाले जो लोग हैं या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं, इनका जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वाले नीचे की जानब फोर्स इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की जानब फोर्स लगाएंगे इस तरह से। ये नीचे की जानब इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ये वाला हर बंदा नीचे की जानब फोर्स लगाएगा, तो जितनी तेज़ी से होगा उतनी तेज़ी से फोर्स लगेगी। और इसी फोर्स को या इसी बढ़ते हुए वेट को हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन थी। ये मैं कैलकुलेशन भी आप लोगों से ये शेयर कर दूंगा, ये वाली कैलकुलेशन है, ये आप लोगों से शेयर करती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगला जो टॉपिक है सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, बाकी कंप्लीट इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं? अच्छा, अब हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे वो आपको इस तरह से मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं वो आपको ऐसा लगेगा वो स्टिल स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं करते। ऐसे सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। अच्छा, इन सैटेलाइट्स का क्या होता है, पर्पस क्या होता है, या ये हमें कैसे लगता है कि ऐसे जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें स्टेशनरी नज़र क्यों आते हैं, हालांकि वो मूव कर रहे होते हैं? इसका अभी हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज अभी कर देना है, तो मैं आपको इसके साथ साथ आंसर करता जाऊँगा। ठीक है जी, या साथ आप मुझे मैसेज कर दें, अगर कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, नहीं समझ आ रही, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो मैं आपको उसका आंसर जो है वो कर दूँगा। अच्छा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, आप ये ज्यूम करें कि लेट सपोज ये हमारे पास जो है ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है हमारे पास। अच्छा, अब कुछ जो सैटेलाइट्स हैं वो इस तरह से इस ऑर्बिट में मूव करते हैं, कुछ जो होंगे वो इससे लोअर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और कुछ जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इस तरह से मूव करते हैं ज़मीन के अराउंड। ठीक है, और उनका ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस होता है वो 35,000 किलोमीटर के अराउंड अबाउट होता है। यहाँ से लेके इनके जो ऑर्बिट का डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इन ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है वो 35,000 35,000 से 36,000 किलोमीटर के अराउंड अबाउट किलोमीटर के अराउंड अबाउट इनका डिस्टेंस होता है। इनको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स है, ये मिसाल के तौर पर ये सैटेलाइट है। अब इन ऑर्बिट्स को, ठीक है जी, ये सैटेलाइट हो गया। अच्छा, अब इन ऑर्बिट्स को हम सॉरी, ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं? इनकी इसकी रीज़न ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी अर्थ स्पिन मोशन कर रही है ना, ये रोटेट कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी से ही ये जो सैटेलाइट्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं।
ठीक है, ये सैटेलाइट्स इसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये स्टेशनरी हैं। ठीक है, आपको देखने से पता चलेगा कि ये रुके हुए हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड, हमारी जो अर्थ है उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, कि वो 24 घंटे में एक अपनी स्पिन मोशन कंप्लीट करती है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका भी टाइम पीरियड इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि वो भी 24 घंटे 24 आवर्स ही हो। तो अगर इन सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे है, 24 आवर्स है, जो हमारी ज़मीन का टाइम, हमारी अर्थ का टाइम पीरियड है, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये वाले जो ऑर्बिट्स हैं, जो ये वाले सैटेलाइट्स हैं, ये स्टेशनरी हैं, ये रुके हुए, ये मूव नहीं कर रहे। क्योंकि जब ज़मीन इस पॉइंट पे पहुंचेगी, मिसाल के तौर पर कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है यहाँ पे सैटेलाइट इस पोजीशन पे है, जब ज़मीन घूम के यहाँ से घूम के इस पॉइंट पे आई तो सैटेलाइट जो है वो भी इस पॉइंट पे आ गया। जब अर्थ घूम के इस पॉइंट पे आएगी तो सैटेलाइट जो है वो भी इस पॉइंट पे आ जाएगा। जब अर्थ इस पॉइंट पे आएगी तो सैटेलाइट इस पोजीशन इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो अगर आप इसी पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे लेट्स सपोज आप खड़े हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे भी आप देख रहे हैं सैटेलाइट यहाँ पे है। जब आप अर्थ के साथ घूम के इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे भी सैटेलाइट इसी पोजीशन पे ही है। जब आप घूम के इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे सैटेलाइट इसी पोजीशन पे है, और जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे भी सैटेलाइट इसी पोजीशन में। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट रुका हुआ स्टेशनरी है, इसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब साकन रुका हुआ होता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और ये आगे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक फंक्शन होता है इस तरह से। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा सा हम देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हमने ये करना है कि हमने ये जो ऑर्बिट्स हैं, जो जियो स्टेशनरी एक ऑर्बिट है उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब है कि वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। एक तो ये चीज़ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हमारा पर्पस ये है कि हमने इसका रेडियस फाइंड करना है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनको 24 घंटे, अगर आप ये चाहते हैं कि इनका टाइम पीरियड 24 घंटे हो, तो 24 घंटे टाइम पीरियड के लिए रखने के लिए इनका रेडियस कितना रखना पड़ेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इनका रेडियस 4 × 10⁻⁴ 4 किलोमीटर्स या 40,000 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी 4.23 × 10⁻⁴ किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर इनका रेडियस होना चाहिए इन सैटेलाइट्स का। तो फिर ये सैटेलाइट्स क्या होंगे, अपने ऑर्बिट के अराउंड इस तरह से एडजस्ट होंगे, ये अपने ऑर्बिट के अराउंड इस तरह से एडजस्ट होंगे कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे होगा, जो कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे सैटेलाइट है, ये इस तरह से घूम रहा है। तो इस पोजीशन पर भी हमारी अर्थ की पोजीशन ये है, जब अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा, जब अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा, और जब दोबारा अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो सैटेलाइट दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन था, बाकी हम डिटेल्ड डेरिवेशन इसके नहीं कर रहे। तो हमने जो मेन आज का हमारा टॉपिक था वो यही था, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की। आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी है, ठीक है, किस तरह से जनरेट की जाती है। वैसे आप लोगों को ये बात मैं बता दूं कि जब स्पेस के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, आप खुद जाते हैं, तो मुकम्मल तौर पर जो ग्रेविटी वो वैनिश नहीं होती। हमारी जितनी ग्रेविटी ज़मीन के ऊपर होती है उसका तकरीबन 90% स्टिल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जितनी ग्रेविटी हमारी ज़मीन के ऊपर है ना, इसी का तकरीबन जो 90% है वो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि हम चीज़ों को वेटलेस किस तरह से बनाते हैं। अब ये मेरे एक आपसे क्वेश्चन है, ये आपने ढूंढना है, फाइंड करना है, गूगल से सर्च करना है इस चीज़ को। आप लोगों ये आप अपनी असाइनमेंट समझ लीजिए कि ये आपने फाइंड करना है कि अगर किसी भी सैटेलाइट को आप, अगर हम कहते हैं कि जो ग्रेविटी है वो ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब उसका वो ऑब्जेक्ट वेटलेस है, और उसको स्पेस में क्या होना चाहिए, वो स्टेशनरी होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्पेस के अंदर वो रुक सकता है तो उसका मतलब है वो वेटलेस, उसका वेट नहीं है। लेकिन हम जितने भी सैटेलाइट्स हैं या जो और या स्पेस क्राफ्ट हैं, उनको एक सर्टन वेलोसिटी से हम ज़मीन के अराउंड घुमाते हैं। अगर वो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी भी कम हो तो वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा, वो सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो उस वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को वो वेलोसिटी देने का क्या पर्पस है, इसका क्वेश्चन उसी के अंदर ही छुपा हुआ कि वेलोसिटी की, जो हम वेलोसिटी देते हैं ना ऑब्जेक्ट को, उसी वेलोसिटी की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस होते हैं। ये आपने फाइंड करना है कि अगर हम कहते हैं कि ऊपर ग्रेविटी जीरो है, लेकिन फिर ग्रेविटी जीरो होगी तो सैटेलाइट जमीन पे क्यों गिरेगा, जमीन की ग्रेविटी उसको अपनी जानब क्यों खींचेगी सैटेलाइट को, जब वहाँ पे ग्रेविटी है ही जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर आप समझते हैं जीरो है स्पेस में, तो सैटेलाइट की अगर वेलोसिटी आप कम रखें, आपने पढ़ा हुआ कि सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए,
कमो बेस जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए वेलोसिटी उसको अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी 4 कर दी जाए, 5 कर दी जाए, 6 किलोमीटर पर सेकंड की जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अपना ऑर्बिट रिड्यूस करता करता ज़मीन पे आके वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी क्यों दी जाती है और ऑब्जेक्ट वेटलेस किस तरह से होते हैं। हालांकि ग्रेविटी का 90% एग्जिस्ट करने के बावजूद हम कह रहे हैं कि वो वेटलेस हैं वहाँ पे, तो ये किस तरह से वेटलेस होते हैं, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना है। बहुत सी क्वेश्चन के आंसर भी आपको उसके अंदर मिलेंगे इस टॉपिक में। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक है आज का, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया और इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ये करें मैसेज, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।